सभी साथियों को नमस्कार। आप अगर बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार सक्षमता परीक्षा में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का उदयपुर व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है 15। कितना है? कुल संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? तो संगीत के जो हिंदुस्तानी शैली था इसका विकास किया था अमीर खुसरो। कौन किया था? अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 106, शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। मिसिंग है, आंसर नहीं लिखा है। किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की है? तो शाहजहां ने महाबत खां को किसकी उपाधि दी थी? तो खान खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख लिपि किस स्थल से संबंधित है? तो शंख लिपि का संबंध है विराटनगर से। आप महाभारत में विराटनगर का नाम सुनते होंगे, तो शंख लिपि का संबंध है विराटनगर से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। कई बार पूछा गया है कि शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? तो गणित से है। प्रश्न नंबर 110, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन है? तो दो ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, एक है बुध और दूसरा है शुक्र। इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? तो विश्व का जो अधिकांश वर्षा होता है वो पर्वतीय वर्षा होता है। कौन सा वर्षा होता है? पर्वतीय वर्षा होता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो विश्व का जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर थे वो थे एडा लवलेस। कौन थे? एडा लवलेस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट, विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? तो विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने का? तो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर माँ मल्लमपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक स्तर पर देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? तो जो देश का पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरुआत करने वाला है वो है मथानिया जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो जाता है? यानी फर्स्ट ना आया फिर भी वो फर्स्ट हो जाता है। वो खेल है डिकैथलॉन। डिकैथलॉन आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत मस्त गेम है डिकैथलॉन। अगला, वर्ष 2013 में किस टीम ने चैंपियन लीग T20 जीता था? तो भारत का जो चैंपियन लीग है 2013 में कौन जीता था? मुंबई इंडियन जीता था। कौन जीता था? मुंबई इंडियन जीता था। अगला प्रश्न,
वर्मी कल्चर से प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो कौन है? केचुआ है, जो आप देखते होंगे गांव घरों में बारिश में निकलते अर्थवर्म। क्या होता है? केचुआ। अगला प्रश्न, सेलुकोसाइट की रक्त में उपस्थिति किस अनुपात में प्रति घन मिलीमीटर से होती है? तो औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर से ल्यूकोसाइट की रक्त में उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मापन होता है। तो लेंस की जो क्षमता मापा जाता है वो डायोप्टर में, किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। अगला प्रश्न, लहसुन की मंडी कहाँ है? तो लहसुन की मंडी बारा में स्थित है। नेक्स्ट, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो इस पुस्तक का संबंध है डी.एन. मजूमदार से। किससे है? डी.एन. मजूमदार से। अगला प्रश्न है, रूठी रानी पत्नी थी। तो रूठी रानी किसकी पत्नी थी? तो मालदेव की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे नंदन नीलकेनी। कौन थे? नंदन नीलकेनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो आपको सामने से 3 ही दिखता होगा, लेकिन याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारा उसमें 4 सिंह है। कई बार 4 सिंहों की संख्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और स्टूडेंट कंफ्यूज होकर 3 आंसर मार के आए हैं। अगला, राष्ट्रपति के कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के साथ किसका गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रामचरण तेजा जिन्होंने अपना हिंदी फिल्म पदार्पण फिल्म जंजीर से किया है वह किस अभिनेता के पुत्र हैं? तो रामचरण तेजा चिरंजीवी के पुत्र हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राज्य में लाल परवा, मार राकर व भोंडा नामक मृदाएं किस क्षेत्र में है? तो ये बुंदेलखंड की मृदाएं है। अगला प्रश्न, राज्य में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो राज्य में टोटल जो आपका राजस्थान में ये 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माहीगीर जनजाति किसे मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। ये राजस्थान से रिलेटेड 3-4 प्रश्न आ गया है। राजस्थान में मीठे पानी का झील कौन सा है? तो राजस्थान में मीठे पानी का झील है जयसम्मत झील। कौन सा है? जयसम्मत झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र कौन सा पर्वतीय स्थल है जो अरावली पर्वतमाला के दक्षिण सिरे पर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है? तो है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति किया गया। तो संविधान द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को मिली थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत का जो भारत में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका नाट्य शास्त्र। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। अगला है, शून्यकाल क्या है? तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने लाल खां को क्या दी थी? गुण समुंदर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? तो शंकराचार्य के पिता का नाम था शिव गुरु। क्या था? शिव गुरु। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो पहले लोहा का पता ही नहीं था, वैदिक काल के लोगों ने किसका प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। नेक्स्ट, वे गृहस्थ संत जिनके अनुयायी अष्टछाप के कवि थे
एवं जो श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे वो कौन थे? तो वो थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की ट्रिप्स धारा का संबंध किससे है? तो ट्रिप्स धारा का संबंध है बौद्धिक संपदा अधिकार से। किससे? बौद्धिक संपदा अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की ट्रिप्स धारा का संबंध है बौद्धिक संपदा अधिकार से। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो भारत की। किसकी? भारत की सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो स्पुतनिक है। कौन सा है? स्पुतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है? तो स्वयं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। किसके द्वारा? स्वयं वाणिज्यिक जितने भी बैंक हैं खुद निर्धारित करते हैं अपने दर का। नेक्स्ट है, वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी दोनों खेला है? वो है एम.जे. गोपालन। कौन थे? एम.जे. गोपालन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 में किसकी कप्तानी में भारत ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो ये जीता था उन्मुक्त चंद की कप्तानी में। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त कर दिया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा इसके जितने भी मिश्र धातु हैं वे सभी किस में आते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ में आते हैं। अगला प्रश्न है, लुनियावास स्थान प्रसिद्ध है? तो गधों के लिए। किसके लिए? गधों के लिए। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी के मुख्यालय कहाँ पर है? तो ललित कला अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो जो रेशेदार मेघ दिखाई देते हैं उन्हें पछाब मेघ कहते हैं। कौन सा मेघ कहते हैं? पछाब मेघ। अगला प्रश्न है, रुमिनदेई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म का सूचक है। रुमिनदेई किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। याद रखिएगा बीबीआई क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान क्षमतपद कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रकवि सुमित्रा नंदन पंत निवासी थी, तो कहाँ की निवासी थी? तो कौसानी अल्मोड़ा की निवासी थी। नेक्स्ट है, राम के पैर लगाने से कौन पत्थर से नारी रूप में बदल गई थी? तो अहिल्या। रामायण जब देखेंगे उसमें पता चलेगा, अहिल्या। अगला प्रश्न है, राज्यों में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई? तो राज्यों में महिला डेयरी योजना 1992-93 में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न, राज्यों में काबुली बाग कहाँ पर है? तो काबुली बाग पानीपत में स्थित है। कहाँ पे है? पानीपत में स्थित। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्तर से दक्षिण बिंदु चौराई की दूरी कितनी है? तो ये राजस्थान की है 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार सीमेंट उत्पादन संयंत्र शुरू कहाँ हुआ? तो लखरी में हुआ। कहाँ? लखेरी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो ये हैं दक्षिण कोरिया के, अभी वर्तमान में वे बदल गए हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। संगमरमर की जाली कितने कलर से चित्रित है? तो संगमरमर की जाली जो होती है 108 कलरों से चित्रित होती है। नेक्स्ट, शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो शुष्कता को जो सहन कर पाती है उस वनस्पति को जीरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो यह दी थी पंडित जगन्नाथ को। किसे दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न, शंकराचार्य किसके संस्थापक थे? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। कौन है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में। कहाँ पे होता है? चाइना में। अगला प्रश्न है, विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी? तो एलेक्सी लियोनोव ने। किसने की थी? यात्री बन के गया था एलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। कौन है? रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। अगला प्रश्न, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो है न्यू कैसन। कौन है? न्यू कैसन। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुन कर आता है? तो कुल 1/3 भाग चुन के आते हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है विलियम विल्सन को। किसे दिया जाता है? विलियम विल्सन को। अगला प्रश्न, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो है यकृत। कौन है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पर 943 है। कितना है? 943। नेक्स्ट, वर्नर हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय से भौतिकी में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो महान वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने म्यूनिख विश्वविद्यालय से किसकी उपाधि ली थी? तो PhD की उपाधि ली थी। अगला प्रश्न, लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो स्थानीय उच्चावच। क्या है? स्थानीय उच्चावच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करते हैं? तो लुईस प्रतीक परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेशेदार खाद्य पदार्थ हमें मुख्यतः किससे बचाते हैं? तो हमें कब्ज से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? कब्ज से। अगला प्रश्न है, रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? तो DD1 का प्रारंभ किया गया था प्रसारण का 15 अगस्त 1982 को। कब? 15 अगस्त 1982 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान था। कौन सा स्थान था? पहला स्थान। नेक्स्ट है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज कोयला के लिए
प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न है, नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश भी हो गया। नेक्स्ट है, राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो भूर बालू के टीले गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो प्रश्न है, राज्य में काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बांदा में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? बांदा में बनाया जा रहा है। इस तरह से हमने स्टैटिक जीके के 100 प्रश्न को कंप्लीट किया। आपका डेली 100 क्वेश्चन का रिवीजन होगा। आप यकीन रखिए कि जब आप इस क्लास को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करेंगे, खुद आपको महसूस होगा कि आपका कितना अच्छी तैयारी चल रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक GS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला प्रश्न है, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ आस्पदीन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पदीन ने 1824 ईस्वी में की थी। इसका रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। अगला प्रश्न है, उच्चतम आयतन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो उच्चतम आयतन ऊर्जा वाला तत्व है कौन है? हीलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समृद्ध कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं। दिए गए विकल्पों में हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील है, इसमें पाया जाता है क्रोमियम, निकेल और आयरन, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल और आयरन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है। CaOH के होल 2। जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH के होल 2। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार प्रदूषक है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामकों में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, यहाँ पर इस सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में इसमें ऑप्शन के अनुसार 19 तार होते हैं। वैसे कहा गया है कि पारंपरिक सरोद में 17 से 25 तार होते हैं। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट इस मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कंबोडिया के खेमर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट, केंद्रीय चम्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका चेन्नई में। केंद्रीय वर्ग चम्र अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। यह संस्थान चम्र प्रसंस्करण, चमड़े के सागानों के निर्माण तथा डिजाइन में संलग्न है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट यहाँ पर किसका नाम है? तो यह नाम है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? वॉल स्ट्रीट कहा जाता है।
देख लीजिए, वॉल स्ट्रीट एक मार्ग है जो लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का गृह है जो अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार के पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनवाया है? तो रॉक गार्डन बनवाया था किसने? नेकचंद ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा निर्मित विश्वविख्यात है। इसे नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा यूएनए के 193 सदस्य देशों में 185 देशी संगठन के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न, इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित रचना है जिसमें उसने भारत के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को विषय में विस्तार से चर्चा की है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड लिखा है किसने? आर.के. नारायण ने। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड की रचना आर.के. नारायण ने अंग्रेजी भाषा में की, जो वर्ष 1958 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य नाटक का किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। किससे संबंध है? तो आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसके नाम पर एक नृत्य का नाम रखा गया है। कुचिपुड़ी को उसके वर्तमान स्वरूप में लाने की श्री वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को जाता है। इसके नर्तक वेम्पति सत्यनारायणम, यामिनी कृष्णमूर्ति, चीता करण मूर्ति आदि हैं। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित यह प्रतियोगिता भारत में वर्ष 1934-35 से आयोजित होती जा रही है। 3 से 7 फरवरी 2019 के मध्य विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में रणजी ट्रॉफी का 85वां संस्करण संपन्न हुआ। विदर्भ में दिल्ली को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप का संबंध है किससे संबंधित है? तो रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए, रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। 1891 में प्रारंभ रोवर्स कप विश्व की दूसरी प्राचीनतम फुटबॉल प्रतियोगिता है, जबकि डुरंड कप विश्व की पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1923 में मोहन बागान रोवर्स कप खेलने वाली पहली भारतीय टीम बनी थी। 2000 से 2001 में आखिरी बार यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसे मोहन बागान ने चर्चित ब्रदर्स को 2-0 से पराजित कर जीत लिया था। वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन यह टूर्नामेंट पुनः शुरू कराने हेतु प्रयासरत है। नेक्स्ट, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट अयस्क है किसका? आयरन का, लोहा का। अगला प्रश्न है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। नेक्स्ट, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं वायु प्रदूषकों और सूर्य के प्रकाश की क्रिया से उत्पन्न होता है। इसके प्रमुख संघटक गैसों हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा पैरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट है। नेक्स्ट, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता आ जाती है किसके कारण? तो ये आ जाती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। नेक्स्ट देख लीजिए, जिस जल में साबुन घुलने या झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के अशुद्धियों के घुल जाने के कारण होती है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को जल मृदुकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, जल की कठोरता दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जल की कठोरता को दूर करने की क्रिया को कहते हैं मृदुकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस लोहे अयस्क में 72% लोहा होता है? तो 72% लोहा किस में होता है? तो होता है मैग्नेटाइट में। 75% होता है। देख लीजिए यहाँ पे डिटेल, विभिन्न लोहा अयस्कों के लौह प्रतिशत। हेमेटाइट में 70%, मैग्नेटाइट में 72%, लिमोनाइट में 50 से 66% और सीडेराइट में 48%। इसलिए सबसे अच्छा कौन माना जाता है? हेमेटाइट। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोयले की गुणवत्ता के निर्धारण जिसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण पहले पिट कोयला यानी 40% से कम कार्बन का निर्माण होता है। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला 40 से 55 तक कार्बन, बिटुमिनस 55 to 80, तत्पश्चात सर्वोत्तम कोटि के कोयले एंथ्रासाइड 80 to 95% इसमें कार्बन की मात्रा होता है का निर्माण होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देख लीजिए, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील भी कम होता है। कार्बन की मात्रा लगभग 0.04 to 0.08% होता है। नेक्स्ट अगला है मरकरी है। तो मरकरी एक द्रव धातु है। कौन सा है? द्रव धातु। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेना। कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए, सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क काल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट है, जबकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर, सीसा का गैलेना, सिरुसाइट, एंग्लेसाइट और मेटलोकाइट इत्यादि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क काल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट है, जबकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर, सीसा, गैलेना, सिरुसाइट और एंग्लेसाइट, मेटलोकाइट इत्यादि हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से। किससे? प्रदीप्ति से। देख लीजिए, लैम्बर्ट का कोज्या नियम प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। प्रकाशिकी में लैम्बर्ट को कोज्या नियम के अनुसार किसी लैम्बर्टी तल से विकिरित ऊर्जा का तीव्रता का प्रेक्षित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच के कोण को कोज्या के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किस में है? तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जब कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लाकर जटिल कार्बनिक खाद्यान्न पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है?
भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने के कारण क्या कारण है? तो इसका कारण है अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों के कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है? तो यह कारण है अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? तो घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट, देख लीजिए, पानी को जब ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने पर इसका आयतन घटता जाता है और इस तापमान पर जल अपने घनत्व के अधिकतम मान पर होता है। लेकिन जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर घटता है तो इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? घट जाता है। अतः एक निश्चित द्रव्यमान के जल को बर्फ में बदलने पर आयतन के बढ़ जाने से घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो इनका क्या होता है? उच्चतम प्रतिरोधकता, न्यूनतम गलनांक। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार का उपयोग विद्युत परिपथ के लघुपथिक होने की दशा में होता है ताकि परिपथ में आग लगने से बचाया जा सके। परिपथ के लघु परिपथिक होने पर परिपथ से उच्च धारा प्रवाहित होती है और फ्यूज तार का प्रतिरोध यदि अधिक होगा तथा गलनांक न्यूनतम होगा तो शीघ्रता से गर्म होकर यह पिघल जाएगा और परिपथ कट जाने से धारा प्रवाह तुरंत क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगला प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसमें जरूरत होती है न्यूट्रॉन की। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम 235 परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है जिससे उसका नाभिक लगभग 2 समान भागों में टूट जाता है। साथ ही इस प्रक्रिया में 2 या 3 न्यूट्रॉन विमोचित होते हैं। ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम 235 परमाणुओं के नाभिक को तारे कर ऊर्जा और न्यूट्रॉन विमोचित करते हैं। यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है मांग और पूर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो यह किया था, किसने किया था? यह स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तथा प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रणेता एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था। इस धारणा के अनुसार यदि किसी कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही आदमी द्वारा न कराकर उसके विभिन्न चरणों के भिन्न भिन्न लोगों से पूरा कराने की प्रक्रिया को ही श्रम विभाजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। तो स्वर्ण का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऊन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के कुल उपग्रह हैं 27, याद रखिएगा कितने हैं, 27। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए ग्रह और उनके उपग्रह की संख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये है, बुध का 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 79, शनि का 62, अरुण का 27 और वरुण का 14। नेक्स्ट, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो रेतीले टीलों को कहते हैं मरु टिब्बा यानी ड्यून। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी यूनेस्को स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी कहा जाता है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को कार्य क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ या पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण यह नाम मिला। इस संदर्भ में भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट, ये हो गया भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट विस्तृत है दमन से गोवा तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए, कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण से महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिमी की ओर बहती है तथा अरब सागर में मिलती है? यह कौन सी नदी है? तो ऑप्शन के अनुसार यह नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अन्य नदियाँ तथा गंगा, महानदी और गोदावरी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नामुदी शिखर यहाँ स्थित है? तो अन्नामुदी शिखर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ में। कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ में। देख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। डोरा बेटा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? नेक्स्ट, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार असम में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए, रणथंभौर राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था किसके? सोवियत संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट, देख लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा रूस तत्कालीन सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया। यह संयंत्र दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में कलकत्ता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यह कच्चा माल लौहस्क, डल्ली, राजहरा खदानों से कोयला, कोरबा, बोकारो, करगली, झरिया क्षेत्रों से चूना पत्थर, नंदनी खदानों से मैंगनीज, बालाघाट तथा भंडारा क्षेत्र से डोलोमाइटी, भटपूरा, रामटोला, हरदी, कसौंदी, परसोदा, खैरा तथा पटपारा से जल
तंदुला नहर एवं जलाशय से तथा विद्युत कोरबा तापीय शक्तिगिरी से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष जो है वो ज्वारीय वन से संबंधित है। नेक्स्ट, ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलती है। पूर्वी तटीय क्षेत्र गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग में उच्च समुद्री ज्वार का पानी जमा हो जाता है। इस पानी से यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है। बंगाल का सुंदरवन ज्वारीय वनस्पति का प्रमुख उदाहरण मैंग्रोव और सुंदरी वृक्ष प्रमुख ज्वालामुखी वृक्ष है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच में है विवाद? भारत तथा पाकिस्तान के बीच में यह विवाद है। देख लीजिए, किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में बांदीपुरा के निकट गुरेज घाटी झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर अवस्थित है। इस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाई जाती रही है। पाकिस्तान द्वारा किशन गंगा परियोजना को वर्ष 1960 के सिंधु जल समझौते के जिसके तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के जल के अबाधित उपयोग का अधिकार है का उल्लंघन मानते हुए यह मामला अस्थायी रूप से मध्यस्थ न्यायालय के समक्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें भारत में नकदी फसल माना जाता है प्याज को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें निर्धारित है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें निर्धारित है कितना? 552। नेक्स्ट, लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552, जिसमें 530 राज्य प्रतिनिधि रहेंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसमें आपको बता दूं कि राजनीतिक अधिकार है आपका मतदान का अधिकार। कौन सा? मतदान का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद प्रधान बनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय में मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान सरकार अव्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था अरस्तु का। किसका था? अरस्तु का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। देख लीजिए, वर्ष अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल की उद्घोषणा वर्ष 1962 में चीन युद्ध के समय, दूसरा पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1971 में घोषित एवं तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में की गई थी। ध्यातव्य यह है कि कुल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह का प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक का प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों से संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चितकालीन काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग कर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख लीजिए, आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक राजनीतिक चिंतक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिकन आदर्श राज्य का चित्रण किया। इसी सिद्धांत पर चरमोत्कर्ष हीगल की विचारधारा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ था? की गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दीन-ए इलाही का सदस्य बना था? दीन-ए इलाही का प्रथम सदस्य बनने वाला था राजा बीरबल। कौन था? राजा बीरबल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रथम अनुयायी बीरबल था। सभी धर्मों के सारांश ग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में दीन-ए इलाही दैवीय एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो अकेली रानी कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुलाह पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाती थी। उन्होंने 1236 से 40 तक इसका शासन किया। अगला है यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर सी। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन संबंध हिंदू गाड़े ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुंकू द पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यह नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कांग्रेस 4 अधिवेशन 1888 उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, टुडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो टुडरमल किसका था? अकबर के राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्निर्धारण हेतु 1570-71 में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री राजस्व मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। राजा टोडरमल ने अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि को पिछले 10 वर्षों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता था। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। नेक्स्ट,
पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए, ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था, कौन था? टोडरमल। ये तो हो गया है। ये भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था आपका, कौन था? लोधी वंश। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो वे कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। देख लीजिए, लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। अगला है, निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर समाप्त कर दिया था किसने? अकबर ने। नेक्स्ट देख लीजिए इसका डिटेल। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया था। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो वो था जनरल डायर। कौन संबंधित था? जनरल डायर। जालियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबंध था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनलैंड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। अगला प्रश्न, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर बी राइट। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। अगला है, नरम दल एवं गरम दल के बीच फूट कहाँ किस वर्ष में पड़ी थी? यह पड़ी थी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट देख लीजिए, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों धड़े पुनः एक हो गए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सीमांत गांधी उपनाम था खान अब्दुल गफ्फार खान का। देख लीजिए इसका डिटेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्लास समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे एक क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कौशिक GS एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।